हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम लोग आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे ग्रेजुएटी क्या है। उससे पहले हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि सैलरी क्या है और सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत पूर्वक बताया था। इसके बाद हमने लिव इनकेसमेंट किसे कहते हैं और एग्जम्पशन क्या होता है इनकम टैक्स में, उसको भी हमने पिछले क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी पढ़ेंगे कि ग्रेजुएटी के अंतर्गत ग्रेजुएटी क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ग्रेजुएटी वो होता है जो किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी 5 साल कम से कम, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 ईयर कंप्लीट सर्विस उसने एम्प्लॉयर के पास की हो, यानी वो 5 साल कंप्लीट करने के बाद वो ग्रेजुएटी का हकदार हो जाता है, कि मतलब उसे ग्रेजुएटी मिलेगी अगर किसी भी फर्म में किसी भी एम्प्लॉय ने कम से कम लगातार कंटिन्यू 5 वर्षों तक सर्विस किया हो। और सर्विस करने के बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो ग्रेजुएटी हमें तब मिलती है जब हम रिजाइन देते हैं, या फिर हमारी रिटायरमेंट होती है, या तीसरी कंडीशन डेथ होती है। यानी इसके लिए 3 कंडीशन है, या तो एम्प्लॉय ने रिजाइन किया हो कंपनी में, या फिर उसकी रिटायरमेंट की टाइम आ गई हो, रिटायर हो गया हो, या फिर तीसरी कंडीशन होती है कि डेथ हो गया हो। डेथ की कंडीशन में अगर वो 5 साल कंप्लीट कर चुका है तो उसके फैमिली को ग्रेजुएटी मिलती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इनकम टैक्स में ग्रेजुएटी की जो अमाउंट हमें मिलता है उसके कितनी एग्जम्पशन मिलती है। ग्रेजुएटी की इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 10(10) में डिफाइन किया गया है कि एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। इसके लिए 2 कंडीशन बताए गए हैं। ग्रेजुएटी में 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। फर्स्ट, वो जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में आते हैं। दूसरे वो होते हैं जो ग्रेजुएटी एक्ट 2 तरह के एम्प्लॉय बताए गए हैं। पहले ग्रेजुएटी एक्ट वो एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आते। इसके अंतर्गत वो एम्प्लॉय आते हैं जो माइंस में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑयल की फैक्ट्री में, रिफाइनरी में काम कर रहे हों। इस टाइप के लोग जो आते हैं वो आते हैं ग्रेजुएटी एक्ट में। और जो एम्प्लॉय ग्रेजुएटी एक्ट में नहीं आते उन्हें, यानी ग्रेजुएटी एक्ट 1972 जिन एम्प्लॉयों पर लागू नहीं होता, वो आते हैं नॉन ग्रेजुएटी एक्ट 1972। लेकिन दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कम से कम 5 ईयर का मिनिमम 5 ईयर सर्विस उसने कंप्लीट की हो किसी भी फर्म में कंटिन्यू, तब उसे ग्रेजुएटी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। अब इसमें 2 पार्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट 1972, ग्रेजुएटी एक्ट 1972 वो एम्प्लॉय जिसमें ग्रेजुएटी 1972 के अंतर्गत आते हैं, दूसरे होते हैं जो नहीं आते। इनके लिए जो एग्जम्पशन है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 10(10) में जो डिफाइन किया गया है, उसे हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। पहले आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तीन टाइप के एम्प्लॉय होते हैं यहाँ पर। दूसरे होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट में एक्ट 1972 जिन पर लागू होता है। और तीसरे वो होते हैं जिन पर नॉन ग्रेजुएटी एक्ट 1972 जिस पर ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन
का जो भी ग्रेजुएटी के तहत पैसे मिलते हैं, यानी जो भी पैसे रिसीव करते हैं एक्चुअल में, वो टोटल की टोटल टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री इनकम होती है। यानी इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए जितनी भी पैसे अगर ग्रेजुएटी के तहत मिलेंगे टोटल का टोटल टैक्स फ्री होगा, उसका कोई भी छूट, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 100% एग्जम्प्टेड होगा। दूसरा था ग्रेजुएटी एक्ट में, वो एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट में आते हों उनके कंडीशन में वो एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में आते हैं उनको जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन जो है, एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है वो होता है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, फर्स्ट एक्चुअल रिसीव अमाउंट, सेकंड मैक्सिमम अमाउंट, और थर्ड होता है 50 डेज सैलरी फॉर 50 डेज सैलरी फॉर completed service period whichever is less exempt। यानी ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में जो एम्प्लॉय नहीं आते, जो एम्प्लॉय आते हैं उनके लिए जो एग्जम्पशन की राशि डिक्लेयर की गई है वो ये है कि एक्चुअल में जो उसे ग्रेजुएटी की अमाउंट मिला हो वो, या मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है 20 लाख रुपीज ये, या फिर 15 डेज सैलरी फॉर द कंप्लीट सर्विस पीरियड। कंप्लीट सर्विस पीरियड अगर इसके लिए मोर देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ से अधिक अगर हो किसी कंप्लीट ईयर में तो उसे पूरा कंप्लीट ईयर मान लिया जाता है। यानी कंप्लीट ईयर में पूरा ईयर उसे मानकर ऐड कर दिया जाता है। अगर लेस देन यानी 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ हो तो ऐसे कंडीशन में उसे कंप्लीट ईयर में इंक्लूड नहीं करते। यानी ये 3 कंडीशनों में जो सबसे अधिक सैलरी, जो सबसे कम आएगा वो उसके लिए इनकम टैक्स, ग्रेजुएटी के लिए जो है अंडर सेक्शन इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 10 के अंदर जो एग्जम्पशन है वो अलाउड है। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगी, मान के चले अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको 10 लाख एक्चुअल में अमाउंट ग्रेजुएटी का रिसीव होता है, ठीक, और मैक्सिमम अमाउंट जो है 20 लाख हो गई जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, इससे अधिक की छूट नहीं मिलेगी। तीसरा होता है 50 डेज सैलरी फॉर द कंप्लीट सर्विस पीरियड। अब यहाँ आता है 50 डेज सैलरी। 50 डेज सैलरी कौन सी होती है, मतलब जिस मंथ में वो रिटायर होता है जस्ट उस समय जो उसे मिल रही हो सैलरी, उसके जस्ट पिछले मंथ में, या कहेंगे उस समय जो उसे सैलरी मिला हो, विड्रॉल कर रहा हो, उस सैलरी का 15 दिन का कैलकुलेशन होती है। 15 डेज सैलरी जो कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन वो इस प्रकार है। पूरी 15 डेज में, क्योंकि महीने में 30 डेज एवरेज मान के चला जाता है, 30 डेज ही होता है, उसमें 26 दिन वर्किंग डेज मानी जाती है। यानी एक महीने में केवल एम्प्लॉय के कंडीशन में, यानी एक महीने में 26 डेज ही वर्किंग डे माना जाता है, बाकी आपको संडे मान लिया जाता है, हॉलीडे होता है। यानी वर्किंग पीरियड 26 डेज होता है, इसलिए
सैलरी की जो कैलकुलेशन है, यानी ग्रेजुएटी के कैलकुलेशन में जो 15 दिन की हम सैलरी निकालेंगे वो 26 डेज के आधार पर निकालेंगे। यानी इसकी जो कैलकुलेशन होगी 50 डिवाइडेड बाई 26 डेज इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड सर्विस पीरियड। यानी ये फार्मूला लागू होता है 15 डेज सैलरी कैलकुलेशन में। 15 डेज 50 डिवाइडेड बाई 26 इंटू सैलरी इंटू सैलरी मतलब पर मंथ, उस समय जो उसने जो एक मंथ में मिला हो उसकी वो सैलरी इंटू कंप्लीटेड सर्विस पीरियड। अगर भाई जब मान के चलें कि किसी एम्प्लॉय को 15 डेज सैलरी के लिए, सैलरी अगर हम मान के चलें सैलरी में, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सैलरी क्या लें इसके लिए। ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए, केवल दो चीजें ली जाती हैं। ग्रेजुएटी एक 1972 अंतर्गत अगर आता है तो उसके लिए जो बेसिक सैलरी कैलकुलेशन का 15 डेज के लिए लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए। मान के चलते हैं किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 10,000 है जिस महीने वो रिटायर हो रहा है और 3,000 डीए है, तो ऐसे कंडीशन में 13,000 उसकी सैलरी मानी जाएगी। यानी कैलकुलेशन जो आएगा हमारा 15/26 इंटू 13,000 इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर। अगर मान के चले हम एज्यूम करें कि सर्विस पीरियड जो है सर्विस पीरियड 26 या कहें 10 ईयर है। अगर सर्विस पीरियड अगर उसका 10 ईयर है तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो आएगी यहाँ पर आएगा 10 ईयर। उसकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी यानी 75 to 3,000। यानी 75,000 इसके अंतर्गत जो ये आया अमाउंट वो आया 75,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट होगा विच एवर इज लेस। एक्चुअल पाता 10 लाख, गवर्नमेंट ने 20 लाख भी क्लियर कर रखा है और एक्चुअल जो कैलकुलेशन 15 दिन के हिसाब से रेट से 10 ईयर का जो सर्विस पीरियड में जो उसकी आती है सैलरी वो है 75,000। यानी उसकी एग्जाम्प्टेड अमाउंट होगी 75,000। ये थी हमारी कैलकुलेशन ग्रेजुएटी एक्ट। ग्रेजुएटी में इनकम टैक्स के अंदर में अंडर सेक्शन 10(10) के अंतर्गत ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉय आता है उसको एग्जाम्पशन जो अलाउड होगी वो होगी ओनली फॉर 75,000 की। यानी ये कहें कि एक्चुअल में जो रिसीव अमाउंट है वो या फिर मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है वो अमाउंट, या तीसरी होती है 50 डेज सैलरी फॉर द कंप्लीट सर्विस पीरियड, जिसने जितने साल उसने कंप्लीट कर रखा हो रिटायरमेंट के समय वो पीरियड टोटली सर्विस का लेते हैं
और इसके लिए हमने बताया कि 15 डेज सैलरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके लिए फार्मूला है 15/26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड सर्विस पीरियड। 26 इसलिए लेते हैं क्योंकि एक मंथ में 26 डेज ही वर्किंग डे मानी जाती है। इसके बाद हमने बताया कि सैलरी के लिए क्या क्या लेंगे। सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये दो चीजें ही मात्र इसके कैलकुलेशन के लिए सैलरी के लिए हम इंक्लूड करते हैं। सबसे अगर मान के चले कोई एम्प्लॉय XYZ जो भी एम्प्लॉय है, अगर उसकी से बेसिक सैलरी 10,000 और 3,000 डीए है उस समय जब वो रिटायरमेंट हो रहा हो, तो ये दोनों जोड़ेंगे 13,000 आएगा। और कोई भी अलाउंस अपरक्यूटी जिसके लिए इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर उसे बोनस कमीशन मिल रहा हो तो वो भी ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉय के लिए एग्जम्पशन के लिए उसको इंक्लूड नहीं करते। अब इस पर पूरी सैलरी हमारी कैलकुलेशन हुई। जो 15 दिन की सैलरी कंप्लीट ईयर के लिए जो हम कैलकुलेशन किए वो आया 75,000 हमने लिख दिया। और टोटल एग्जाम्पशन तीनों में जो सबसे कम हो वो हमारा एग्जाम्पशन होता है, वो है 75,000। यानी उसे छूट कितनी मिली 75,000 को, उस एम्प्लॉय को 75,000। अगर कहें कि उसे टैक्सेबल इनकम क्या होगा, टैक्सेबल ग्रेजुएटी जो होगा, क्योंकि उसे टोटल मिला था 10 लाख रुपीज, माइनस जो एग्जाम्पशन हुआ वो हुआ 75,000 ओनली। यानी उसकी ग्रेजुएटी में टैक्सेबल जो ग्रेजुएटी होगी 9,25,000 जो आएगा, ये होगा उसका टैक्सेबल इनकम जो उसकी टैक्स कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। यानी यह टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ये थी ग्रेजुएटी एक्ट अंडर सेक्शन 10(10) में जो हमने बताया है आपको कि ग्रेजुएटी एक्ट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, और ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में जो आते हैं उसके लिए एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होता है। अब दूसरी जो बच गई ग्रेजुएटी एक्ट, नॉन ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में जो एम्प्लॉय आते हैं उनके लिए एग्जम्पशन क्या होगा। उसके लिए एग्जम्पशन के लिए एक कंडीशन बढ़ जाती है, यानी थर्ड नॉन ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंतर्गत हो तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल या कहें एग्जम्प्टेड ग्रेजुएटी क्या होगी, ग्रेजुएटी अमाउंट क्या होगी। उसके लिए बाकी वही कंडीशन लागू होते हैं। आपको बताने जा रहे हैं। नॉन ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में जो एम्प्लॉय आता है उसके लिए एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि एक्चुअल रिसीव अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा हो। तीसरी जो होती है, तीसरा 0.1/2 ऑफ सैलरी फॉर कंप्लीटेड सर्विस पीरियड। यानी इसके लिए जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में जो एम्प्लॉय आ रहे थे उनके लिए था 15 डेज ऑफ सैलरी फॉर कंप्लीट सर्विस पीरियड। इस कंडीशन में नॉन ग्रेजुएटी एक्ट 1972 जिस पर लागू नहीं होता
उनके लिए है हाफ ऑफ सैलरी फॉर द कंप्लीट सर्विस पीरियड, 1/2 हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, एवरेज 10 मंथ, 10 मंथ, एवरेज 10 मंथ सैलरी फॉर द कंप्लीट सर्विस पीरियड। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कोई भी पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्विस पीरियड में अगर कोई एम्प्लाई का अगर मान लीजिए 25 ईयर 2 मंथ या 9 मंथ हो रहा हो, तो जो हमारा मंथ होता है इसके लिए कैलकुलेशन कंप्लीट ईयर नहीं माना जाता, जबकि उसमें कोई भी अगर 6 ईयर से अधिक मंथ होता था तो इस कंडीशन में उसे कंप्लीट ईयर मान लिया जाता था। इस कंडीशन में जो है, जो ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट जिन पर लागू नहीं होता, उनके कंडीशन में कंप्लीट सर्विस पीरियड के लिए हम कोई भी मंथ अगर कंप्लीट ईयर के बाद कोई मंथ अगर है तो वो हमें उसके कंप्लीटेड सर्विस पीरियड के लिए इंक्लूड नहीं करते। इस बात को ध्यान रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है एवरेज 10 मंथ सैलरी, एवरेज 10 मंथ सैलरी। एवरेज 10 मंथ सैलरी से मतलब ये है, मीन्स एवरेज 10 मंथ सैलरी मीन्स कि जिस मंथ में एम्प्लाई रिटायर होता है या जिस मंथ में उसने रिजाइन दिया होता है, उस महीने से जस्ट पहले के 10 महीनों में या 10 मंथ में जो सैलरी उसे एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, उसका 10 महीने की सैलरी जोड़ने के बाद वो 10 मंथ से जो डिवाइड करने पर आता है उसे कहते हैं एवरेज सैलरी। उस एवरेज सैलरी से हम 1/2 करके यानी हाफ सैलरी करके जो आएगा वो इसके लिए कैलकुलेशन किया जाएगा कि फॉर द कंप्लीट सर्विस पीरियड के लिए ग्रेजुएटी उसकी कितनी होगी। यानी एवरेज 10 मंथ सैलरी जो है उसके लिए 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी टोटल 10 मंथ सैलरी डिवाइडेड बाई 10 करने से जो आएगा वो होगा हमारा एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी। अब इस एवरेज सैलरी का यूज हम थर्ड पॉइंट के कैलकुलेशन में करेंगे। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वही कि सैलरी में क्या क्या ले हैं, सैलरी में हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करें। तो इसके लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, तीन चीजें इसमें लेते हैं, 3 लेते हैं हम, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। इन तीनों के अलावा कोई भी चीज सैलरी में नहीं लेते ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करने के लिए। यानी कि एवरेज सैलरी निकालने के लिए, यानी ये तीसरा पॉइंट जो हाफ मंथ ऑफ सैलरी जो निकालने के लिए होता है, वैसे कंडीशन में सैलरी जो ली जाती है एवरेज सैलरी के लिए जो कैलकुलेशन हम सैलरी लेंगे उसके लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन तब जब उसे टर्नओवर पर एक लिमिट परसेंटेज से एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को पेमेंट करता हो। ऐसे कंडीशन में 3 केवल लेते हैं, बेसिक, डीए और कमीशन। इसके अलावा कोई भी चीज टैक्सेबल नहीं मानी जाती, मतलब नहीं लिया जाता। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी का कैलकुलेशन जो करेंगे वो करेंगे जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉय 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड सर्विस पीरियड, कंप्लीटेड सर्विस पीरियड यानी हाफ मंथ सैलरी 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू
कंप्लीटेड सर्विस पीरियड। ये ऐसे कैलकुलेशन होती है। अगर कोई एम्प्लाई मान के चले कि बेसिक सैलरी या टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी जो है जिस मंथ रिटायर होता है वो 10,000 है। वन लाख। अगर कोई ऐसा एम्प्लाई है जो जिस समय वो रिटायर हो रहा है, या कहें कि जिस समय वो रिटायर हो रहा है या रिजाइन दिया, उस समय उसकी एवरेज सैलरी अगर 1 लाख रुपए एक महीने की आ रही हो, पर मंथ की 1 लाख रुपए सैलरी आ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा 1/2 इंटू 1 लाख, और सर्विस पीरियड अगर मान के चले 10 ईयर है, सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड 10 मंथ, 10 ईयर, यानी जिस समय रिटायर हुआ हो उस समय अगर उसकी पूरी सर्विस पीरियड मान के चले 10 वर्ष हुई हो, तो ऐसे कंडीशन में जो कैलकुलेशन होगा 1/2 इंटू 1 लाख इंटू 10, यानी जो हमारा सब यानी 5 लाख, यानी 5 लाख यहाँ पर जो आएगा थर्ड में ये आएगा 5 लाख, जो उसकी कैलकुलेशन आएगी हाफ सैलरी की होगी 5 लाख रुपए, उस कंडीशन में जब 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो, 10 साल सर्विस कंप्लीट कर चुका हो, ठीक। और इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो होगा एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो सबसे कम क्या है, अगर ये मान के चले कि इसने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर रिसीव किया हो एक्चुअल में अमाउंट, तो 10 लाख, 20 लाख और 5 लाख में से सबसे कम जो होगा, मतलब 5 लाख, इसको एग्जाम्पशन इनकम टैक्स में मिलेगा, यानी इनकम टैक्स में 5 लाख का जो एग्जाम्पशन मिलेगा। अब आता है कि अगर टैक्सेबल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट, तो ऐसे कंडीशन में एक्चुअल जो रिसीव अमाउंट होती है, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, यानी एक्चुअल रिसीव हुआ 10 लाख माइनस एग्जम्पशन अमाउंट 5 लाख, यानी उसे जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा 5 लाख, यानी उस एम्प्लॉय का टैक्सेबल अमाउंट जो इनकम टैक्स के लिए लिया जाएगा वो होगा 5 लाख रुपए, यानी 10 लाख पाता है तो 5 लाख उसे छूट मिल जाएगी। ये थी हमारी ग्रेजुएटी का डिडक्शन, ग्रेजुएटी का एग्जाम्पशन इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 10(10) में जो डिफाइन किया गया था, उसे हमने आज के क्लास में आपको बताया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला जो हम क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे पेंशन, पेंशन के लिए क्या एग्जाम्पशन होती है, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।